पहला क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल हो जाता है तो इसका तात्पर्य क्या है। जब बच्चा फेल हो जाता है तो इसका तात्पर्य क्या है, यानी कि हमको पॉजिटिव खोजना है। बच्चे ने उत्तरों का सही तरीका याद नहीं किया। जहाँ भी रोट लर्निंग होता है, याद करने की बात होती है, तो वो नेगेटिव थिंकिंग होता है, वो गलत होगा। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, ये भी गलत बात है। बच्चा पढ़ाई के लिए योग नहीं है, ये भी गलत बात है। व्यवस्था फेल हुई, बिल्कुल व्यवस्था फेल हुई, इसका आंसर हो जाएगा व्यवस्था फेल हुई है। यानी अगर कभी भी क्वेश्चन में अगर बच्चा के बारे में पूछ रहा है तो उस बच्चा को अपना बच्चा मानते हुए उसका आंसर देंगे तो हम लोग का हमेशा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, क्या हो सकता है ये बताना है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, बिल्कुल सही है। ये रटने पर जो रटने को प्रोत्साहित करना, ये नेगेटिव थिंकिंग है, ये गलत हो जाएगा। अग्र शिक्षण की तकनीक, जितना भी तकनीक होता है वो नेगेटिव थिंकिंग होता है, गलत हो जाएगा। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित बिल्कुल नहीं होता है, बाल केंद्रित होता है। यानी बच्चा को जो शिक्षा दी जाएगी वो बालक को सेंटर में रखकर शिक्षा दी जाएगी, यानी कि बाल केंद्रित होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अगला क्वेश्चन है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति क्या है। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, श्याम पट पर चित्र बनाकर और वर्णन करना, बीज की वृद्धि की चित्र दिखाना, विस्तृत व्याख्या करना। तो इसमें इम्पोर्टेंट हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। यानी बीजों का अंकुरण के संकल्पना के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन ए जो है ये 4 ऑप्शन में से इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये पॉजिटिव थिंकिंग है। और बीजों का अंकुरण शिक्षा पद्धति हम लोग विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों के बारे में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर में। समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा क्या है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। दाखिल संबंधी कठोर, ये नेगेटिव चीज़ देखें ना, कठोर, ये ऑप्शन देखते ही हम लोग काट देंगे। तथ्यों की शिक्षा से संबंधित, उसके बाद हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने में संबंधित। तो ये 4 ऑप्शन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, प्रभावी ऑप्शन है, वो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। यानी कि समावेशी कक्षा मतलब होता है, मान लीजिए कोई एक कक्षा है जिसमें हर एक जो बच्चे हैं, सभी बच्चा को, या प्रतिभाशाली बच्चे हैं या सामान्य बच्चे हैं, उसको एक जगह बैठाकर शिक्षा दी जाती है। तो ऐसी शिक्षा प्रणाली को हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। इसमें क्या होता है, हर एक कुछ का विकास होता है, जैसे बालक का भाषा का विकास हो या बालक का समाज विकास हो, यानी बहुआयामी विकास होती है। 5, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे तो लघुत्तरात्मक प्रश्न, ये तो ऑब्जेक्टिव है नहीं। मुक्त उत्तर वाला प्रश्न,
मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, ये भी नहीं है। उसके बाद निबंधात्मक प्रश्न, ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो सत और सत जो है ऑब्जेक्टिव होता है। फिलिंग द ब्लैंक्स वाला जो होता है वो भी ऑब्जेक्टिव होता है, यानी जिसका एक लाइन में आंसर हो जाता है उसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहते हैं। 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? देखना है प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या है। तो केवल प्रस्तावित, हाँ ये निगेटिव वर्ड है केवल, इसको देखते ही हम लोग काट देंगे इसको, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम लोग। उसके बाद परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, ये मार्क जो है वो बालक को बिल्कुल नहीं ऐसा प्रोत्साहन देंगे हम लोग जो वो अंक के लिए मेहनत करे। बार बार ली जाने वाली परीक्षा, ये भी निगेटिव चीज़ है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था पर लचीलापन, बिल्कुल ये सही ऑप्शन होगा। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था पर क्या होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों को परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। यानी एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की वो पूर्ति करता है कि नहीं, उसका वो जांच करता है। तो देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, ऐसा तो है नहीं जो पूरे विषय वस्तु को शामिल कर लेगा। प्रश्नों के प्रकार पे कोई बल नहीं दिया जाता है। विश्वसनीयता, बिल्कुल नहीं, विश्वास होगा ही, टीचर के द्वारा बनाया गया विश्वास तो होगा ही। वैधता, हाँ वो वैध है कि नहीं, मतलब उसको ये देखना जो हम जो प्रश्न पत्र बनाए हैं वो कितना बच्चा जो है वो उसका सही कर पाया है, इसकी वैधता का जांच करना, जिसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 8 है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विकास है कि शिक्षार्थियों को, अब देखो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का क्या विश्वास है, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क, बिल्कुल शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से एकदम उसको स्वतंत्रता देना चाहिए वो तर्क करने के लिए, तब तो उसका मानसिक विकास होगा। ये गलत बात है। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है, बिल्कुल नहीं। तो वो तो NCF 2005 भी कहता है जो बच्चे को बाहरी आवरण से जोड़ना चाहिए, तो ये गलत बात है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। एक शिक्षक को हमेशा, बिल्कुल नहीं, कक्ष का ही अनुदेशन नहीं कर, उसके हर एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, ये भी गलत निगेटिव है। हाँ, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होता है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होता है, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। आगे पढ़ते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थी को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। ग्रेड का तो चर्चा होना ही नहीं चाहिए क्लास में, नेगेटिव चीज़ें। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। अब विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा क्यों, इंटरनल भी सक्षम है। आकलन बहुत
मितव्यय होना चाहिए, आकलन बहुत ही किफ़ायती होना चाहिए। नहीं, ये नेगेटिव चीज़ है। तो इसका पॉजिटिव थिंग क्या हुआ, ए, यानी कि बाह्य परीक्षणों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर बिल्कुल जानते हैं। शिक्षक तो बिल्कुल अपने छात्र के बारे में ही बेहतर जानेंगे ही। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, तो सही लगता है। आगे पढ़ते हैं, कठोर बिल्कुल नहीं। अरे दंड वंड का तो जहाँ भी बात आएगा वो गलत हो जाएगा। पनिशमेंट बिल्कुल नहीं दे सकते बच्चे को। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देना चाहिए। अब परीक्षा की संख्या बढ़ाने से उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता पर क्या प्रभाव होगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, इससे भी उसके व्यक्तिगत विभिन्नता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए, सही बात है। अगर व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब होता है हर बच्चा जो है एक जैसा नहीं है, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। कुछ जो बच्चा होता है अपनी क्लास में व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पे वह किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, उसके अनुवांशिक गुण से हो सकता है, उसके पर्यावरण से हो सकता है। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चा क्या होता है, टीचर के द्वारा बताया जाता है वो कम समझता है, कुछ बच्चा होता है बहुत जल्दी उसको समझ लेता है, कुछ बच्चा होता है इससे भी जल्दी समझ आता है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसके कारण होता है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण ही होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, ये देखना है। सभी की विकास दर समान नहीं हो सकती, बिल्कुल है, सभी की विकास दर समान नहीं हो सकती, सबका विकास अलग अलग होता है। विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कभी तेजी हो सकता है, कभी कम, कभी अधिक हो सकता है। उसके बाद ये विकास की जो प्रक्रिया है वो माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है और आदमी जब तक जीवित रहता है तब तक उसमें विकास देखा जाता है। उसके बाद विकास जो होता है वो हम लोग उसको एक करेक्ट माप नहीं सकते हैं, लेकिन वृद्धि को माप सकते हैं। जैसे लेंथ हो गया वो 4 फीट कोई बड़ा हो गया, कोई 3 फीट का है। तो देखते हैं, सभी की विकास दर समान नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती है। आगे पढ़ते, विकास हमेशा रेखीय होता है, गलत बात है, रेखीय नहीं होता है, कभी कम कभी अधिक होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, गलत बात है, यह विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, बिल्कुल अंतः संबंधित है, एक दूसरे से वो रिलेटेड है। तो तीनों ऑप्शन गलत है, तो सही ये हो जाएगा। विकास दर समान नहीं चलती है, बिल्कुल सही है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास माँ के गर्भ से लेकर जब तक हम लोग जीवित रहते हैं तब तक विकास होता है, भले वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, तार्किक विकास हो, हर एक क्षेत्र में विकास होती है। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है इस मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है वो क्या है, उसको देखते हैं। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, अध्यात्मक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, तब संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो मनोवैज्ञानिक यानी कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो पहले तो मानव विकास में क्या, मनोवैज्ञानिक क्या होता है, मनोवैज्ञानिक। उसके बाद संज्ञानात्मक विकास होता है,
यानी कि संज्ञान का, मेरा तार्किक सोचने की जो शक्ति होती है। उसके बाद संवेगात्मक, यानी अपने संवेग पर जो कंट्रोल करते हैं, जैसे कि जो बच्चा होता है, जैसे कभी रोने लगना, फिर उसको कुछ आप दे दीजिएगा तो वो चुप हो जाएगा, तो वो संवेगात्मक। उसके बाद शारीरिक, जैसे कि फिजिकल। तो मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है पहले मनोवैज्ञानिक, उसके बाद संज्ञानात्मक होगा, तब संवेगात्मक होगा और उसके बाद शारीरिक होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 13। एक शिक्षिका पाठ वस्तु और फल सब्जियां के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है कि विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित है। यानी एक शिक्षिका पाठ वस्तु और फल सब्जियां की कुछ चित्रों का प्रयोग करते हैं और अपने विद्यार्थी से चर्चा करती है कि विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम जो है डैश पर आधारित है। तो किस पर आधारित है ये बताना है। अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, तो इससे कोई शास्त्र का तो ज्ञान होता नहीं है। पूर्णबलन का सिद्धांत। अधिगम के सक्रिय अनुबंधन, ज्ञान का निर्माण। हाँ, यहाँ क्या होता है, बच्चा का ज्ञान का निर्माण होता है, क्योंकि वो फल सब्जियां के कुछ चित्र को देखता है। तो जैसे मान लीजिए पोटैटो देखा तो उसे पता चलता है, जो ये चित्र को देखकर उसकी ज्ञान का क्या होता है, निर्माण होता है, वो समझ पाता है उसके फिगर को देखकर। तो ये पोटैटो है या ये ब्रिंजल है, तो उसका ज्ञान का क्या होता है, निर्माण होता है।